हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड हिस्ट्री का यह जो है क्लास 6 है और इसका 12वां अध्याय है नए साम्राज्य एवं राज्य। बिहार बोर्ड के द्वारा जो बुक आपके स्कूल में चलाया जाता है, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आपके समक्ष है हिस्ट्री का, नए साम्राज्य एवं राज्य के रूप में। यहाँ पर आप समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और भी सारे जो शासक हैं उनके बारे में, साम्राज्य कैसे उनका था, राज्य उनका कैसा था, इन सारी बातों को इस अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं। और यह जो है अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हरिसेन, गोपाल, हर्षवर्धन इत्यादि जो हैं राजा साम्राज्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है इसमें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं। क्या लिखा गया है कि बिहार दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। नालंदा कहाँ पर है? तो बिहार में। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठे। क्या-क्या सवाल था? तो इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? यह जो है जब यह बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा और यहाँ कौन-कौन लोग रहते थे और क्यों? और जो है ये क्या करते थे? इस सारे सवाल का जवाब हम देखेंगे और यहाँ पर नालंदा में जो है छात्रों और शिक्षकों के द्वारा भ्रमण किया गया तस्वीर में दिया गया है। आगे है कि आप पढ़ चुके हैं कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों के जो है सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कौन? तो मौर्य। और इसी तरह गुप्त शासकों ने तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए साम्राज्य की नींव डाली। कब? तो तीसरी शताब्दी में गुप्त जो है नींव डालता है नए साम्राज्य का, और यह जो है एक बड़े साम्राज्य के रूप में आगे चलकर परिवर्तित होता है। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था और इसका जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान गुप्त वंश का था। इसकी जो है स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किनको जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनके पूर्वज श्रीगुप्त और घटोत्कच संभवतः सीमांत मतलब अधीनस्थ शासक ही थे। यहाँ पर घटोत्कच और जो है श्रीगुप्त जो थे वो अधीनस्थ मतलब सामंत थे। चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी राजकुमारी से इन्होंने शादी की और सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी ये प्रभावशाली जो है अपने राज्य को बनाया। आपने बिंबिसार के बारे में पहले पढ़ा भी कि उन्होंने भी लिच्छवी वंश से शादी, जो राजकुमारी थी वहाँ पर शादी की। काशी में जो है उन्होंने भी शादी की। जो है वो शादी से मतलब वैवाहिक संबंध से राजपाट का विस्तार किया करते थे। वही जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त ने भी अपनाया और लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बनाया। अब है इसी में समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का काल देखेंगे तो 335 से 375 है और समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त क्या था? गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसके जो है राजकवि कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। हरिसेन किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त का काल क्या है? 335 से 375। सबसे प्रभावशाली गुप्त वंश का शासक कौन था? समुद्रगुप्त। और कौन प्रशस्ति थी जिससे जानकारी समुद्रगुप्त की मिलती है? तो इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर प्रयाग लिखा गया है। और यहाँ पर जो है इसके अतिरिक्त भी जो है समुद्रगुप्त के बारे में आपको मिलते हैं जानकारी, जो कि एरन अभिलेख और विभिन्न प्रकार के सिक्कों से इसकी जानकारी आपको मिलती है। एरन अभिलेख मतलब मध्य प्रदेश में है, आपको एरन अभिलेख मिलता है और एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो कि प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त एरन एरन अभिलेख में भी जो है समुद्रगुप्त के बारे में और कुछ सिक्कों में भी इसकी जानकारी मिलती है। राजकवि कौन था? हरिसेन। काल क्या है? 335 से 375। सबसे प्रभावशाली शासक समुद्रगुप्त। जो है किस प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। और कौन अभिलेख? तो एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश। कुछ जो है सिक्के, ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे।
यहाँ समुद्रगुप्त को जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए गुप्त वंश की वंशावली हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुप्त वंश की वंशावली, पहला पहला है गुप्त वंश श्रीगुप्त। पहला श्रीगुप्त 240 से 280, 40 साल। दूसरा है घटोत्कच 280 से 319। तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको संस्थापक माना गया है गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है काल है वो है 319 से 335। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं समुद्रगुप्त, जो 335 से 375। उसके बाद रामगुप्त मात्र कुछ महीनों के लिए रहते हैं, 375 ही, 375 से 375। और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और 375 से 415 ईस्वी। और उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त का जो है काल 415 से 455, और स्कंदगुप्त जो है 455 से 467। एक बार हम पुनः वंशावली देखेंगे। पहला याद रखिएगा, पहला श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। एक बार पुनः श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। काल देखिएगा, श्रीगुप्त का काल 240 से 280, घटोत्कच का काल 280 से 319, चंद्रगुप्त प्रथम का काल, जो इसको क्या कहा गया, जो है संस्थापक के रूप में, गुप्त वंश की संस्थापक के रूप में जाना जाता है, 319 से 335। समुद्रगुप्त का काल 335 से 375, 40 वर्ष का काल ये दिख रहा है आपको। श्रीगुप्त का भी काल जो है 40 वर्ष का था, और समुद्रगुप्त जो है सबसे प्रभावशाली जो है शासक के रूप में जाना जाता है। 335 से 375 जो है इसका काल है और समय है। और रामगुप्त का देखेंगे तो 375 से 375 ही, और चंद्रगुप्त का 375 से 415, और कुमारगुप्त का 415 से 455, और समुद्रगुप्त का 455 से 467। आपको याद हो गया होगा, ध्यान से एक दो बार और देख लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या-क्या इसमें जो है हरिसेन के द्वारा यहाँ पर जो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन जो राजकवि थे, क्या थे? राजकवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे? राजकवि थे। इन्होंने ही जो है एक प्रशस्ति लिखी, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख से भी जानकारी और सिक्कों से जानकारी मिलती है, और गुप्त वंश के जो है वंशावली आपको यहाँ पर दिखाए गए। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार क्या-क्या आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला, यहाँ पर लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में लिया। किसको? आर्यावर्त के शासक को। इस क्षेत्र के 9 शासकों का जो है, इन 9 शासक को इसने पराजित किया। कितने? 9 शासक। आर्यावर्त के 9 शासक को समुद्रगुप्त ने पराजित किया और अपने नियंत्रण में लिया। दूसरा, दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। दक्षिण के 12, आर्यावर्त के 9। याद रखिएगा, आर्यावर्त में 9, और दक्षिण जो शासक थे, दक्षिण के बाहर के जो शासक थे, समुद्रगुप्त ने 12, उनको 12 शासक को पराजित किया और समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया, और जो भी उन्होंने दक्षिण में जीते थे राज्य, उनको स्वतंत्र पुनः कर दिया जाता है। समुद्रगुप्त के जो है, समुद्रगुप्त के राज्य थे, बहुत ही जो है राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। समुद्रगुप्त के जो हैं बहुत ही राज्य थे, इनके द्वारा जो है बहुत करंट राज्य थे, जो कि आपको यहाँ पर कर के रूप में उपहार लिए जाते थे। तीसरा है कि वन क्षेत्र के राजा जो आ आट्विक प्रदेश के राजाओं के रूप में जाने जाते थे, जो वन क्षेत्र के राजा होते थे और जिनको आट्विक प्रदेश के राजा के नाम से जाना जाता था। इनके क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। वन क्षेत्र के जो आट्विक प्रदेश के जो राजा थे, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ? तो उत्तर प्रदेश से लेकर बीजापुर के उत्तर प्रदेश के बीजापुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इनका जो है विस्तार था। और इन राजाओं
जो संभवतः अपने कबीले के सरदार थे, को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक या परिचालक का दर्जा प्रदान किया। इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया और इनके साथ जो बीजापुर से लेकर मध्य प्रदेश बीजापुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के बीजापुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर, और यहाँ पर जो है कबीले के सरदार जो है संभवतः थे और इनको भी अधीनता स्वीकार करता है और यह जो है इनको परिचारक का दर्जा, सेवक या परिचारक का दर्जा देता है और इनके साथ जो है नरम व्यवहार जो है समुद्रगुप्त अपनाता है। चौथा यहाँ पर है कि पर्याय परिस्थिति में लिखा गया है कि भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। कहाँ के? भारत के सीमावर्ती के जो भी क्षेत्र थे वो और इन राज्यों में पूर्व की तरह जो है पूर्व की ओर कामरूप, मतलब असम, कामरूप किसको कहते हैं? असम को। यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, कामरूप जो है किसके नाम से जाना जाता था? तो असम के नाम से। पूर्व में क्या थे? पूर्व की ओर कामरूप, जो कि अभी के असम आप ही देख रहे हैं। बंगाल का कुछ और भाग जो है, कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधेय, आभीर और आदि जो कई गण संघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बात पाँचवा आपका है कि बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, बाहर के जो भी थे शासक, ये जो कुषाण और सिंहल के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था और कुषाण और सिंहल पर जो है विदेश नीति में जो है समुद्रगुप्त का प्रभाव दिखता है। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग-अलग नीति अपनाई, जहाँ इसने आर्यावर्त जो उत्तर भारत है के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों व आट्विक प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया। यहाँ पर दूर के राज्य और जो आट्विक प्रदेश थे उसके साथ नरम व्यवहार करता है और आर्यावर्त का जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है अब सीधा उसको अपने कब्जे में लेता है, नियंत्रण में लेता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय जो है संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। संपूर्ण भारत जो कि अफ़गानिस्तान तक जो है भारत का, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा भारत है ये संपूर्ण भारत था। आप सोचिए कि संपूर्ण भारत का सीधा नियंत्रण करना समुद्रगुप्त के लिए आसान क्यों नहीं था? क्योंकि जो क्षेत्र जो है बहुत दूरी था। क्या था? बहुत ही दूरी का ये क्षेत्र था। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि इनका काल है 375 से 415। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका जो है योगपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। 375 में ही जो है समुद्रगुप्त के जो बड़े बेटे थे रामगुप्त, उसको हटाया गया और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हैं। इसके जो है शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। इसने क्या किया? तो शक आक्रमणकारी जो थे उनसे जो है साम्राज्य की रक्षा करता है। ये जो है विस्तार देख सकते हैं कैसे जो है ये विस्तार जो दिखाया गया है ये समुद्रगुप्त का विस्तार है। आगे है यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। शकों के द्वारा जब साम्राज्य के संकट उत्पन्न किया गया शकों के द्वारा जो है जब साम्राज्य पर संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। और जब यहाँ पर देखिए जो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी उन्होंने शकों को सौंपने का जो है निश्चय करता है, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता का आसक्त थे और जो इसका पति था वो ध्रुव देवी को चाहता था और आसक्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध था। उसने ध्रुव देवी का भेष धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी। उसके बाद रामगुप्त की भी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर देता है और गद्दी पर कब्जा कर लेता है और ध्रुव देवी से विवाह कर लेता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ से। अगला यहाँ पर हम पढ़ेंगे
कि दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। दिल्ली के कहाँ? तो दिल्ली के महरौली में। याद रखेंगे, दिल्ली के महरौली में जो है ये देख रहे हैं, ये लौह स्तंभ है। इसमें चंद्र नाम का जो है शासक का नाम उल्लेख मिलता है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय समझा जाता है। दिल्ली का महरौली स्थित है और लौह स्तंभ है दिल्ली में। और यहाँ पर है कि इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहाँ? पूर्व में बंगाल तक और पश्चिम में बलूचिस्तान। ये पूर्व है, पूर्व का ये बंगाल और पश्चिम में ये बलूचिस्तान। और इसने अपने इसने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद जो है उसके जो अभियान थे, उसका जो अभियान था, अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इससे पहले अभियान में पश्चिम भारत, जो कि मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। क्या? तो इसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त करता है। इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह जो हैं गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। किस के कारण जो है का जो है गुप्त जो है गुप्तों के नियंत्रण में कौन बंदरगाह आता है? सोपारा और खंभात का जो है बंदरगाह। जब ये मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को जीतता है पश्चिम भारत में, तो ये क्षेत्र आ जाता है। आगे आपका यहाँ पर लिखा गया है कि चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की। चंद्रगुप्त ने क्या किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का जो है शादी दक्षिण भारत के जो बकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय उनसे कर दिया, जिसके कारण जो है राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी रसक क्षत्रप छत्रप छत्रप रुद्र सिम्हा तृतीय को उसने 395 ईस्वी में पराजित किया। जो पश्चिम में छत्रप थे रुद्र सिम्हा, उनको 395 में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय पराजित करता है। तथा बंगाल, जो कि बंग है, बंग के नाम से जाना जाता है, उस समय बंगाल, अब जो है उसको बंगाल आप बोलते हैं, वो उस समय वो उसको बंग बोलते थे, तो उसको बंग को जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्वी समुद्रों अरब, मतलब कि अरब जो सागर है और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम जो भारत देखते हैं ये पश्चिम, और ये पूरब जो बंगाल से लेकर यहाँ गुजरात तक का जो क्षेत्र है, अरब से लेकर पूर्वी बंगाल, अरब सागर से पूर्वी बंगाल तक किया। और इसकी जो है इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त के द्वितीय के द्वारा राजधानी में बदलाव होता है, और इसमें जो है राजधानी को क्या किया? तो इसकी उपलब्धि थी कि पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को भी इसने दूसरी राजधानी बनाया। एक राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो दूसरी राजधानी उज्जैन बनाया। ऐसा कौन शासक था? तो ऐसा शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है। क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन जो है आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। आगे आपका है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य रचना, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। इसके अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भी कि चीनी यात्री फाहियान इसी समय भारत आया था। किसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था? तो चीनी यात्री था ये फाहियान, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बीपीएससी का जो है प्रीवियस उल्टा कर देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो है ये चीनी यात्री था फाहियान, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। इसके बारे में विस्तार से भी हम पढ़ेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। सोने के सिक्के भी वो जारी करता है। ये जो देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया गया था, ये जो क्षेत्र है मालवा, सौराष्ट्र और यह जो क्षेत्र है बंग का, जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ तक जो है पूरा का क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब की सागर तक, ये बंगाल की खाड़ी, अरब की सागर जो है देख रहे हैं, यहाँ तक इसका शासन था।
अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। उसके बाद जो है कुमारगुप्त आता है। इसका काल जो है 415 से 455 तक का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, इसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त शासक बनता है। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन जो है आपके जो कंठस्थ होना चाहिए, कुमारगुप्त और नालंदा महाविहार। ऊपर में आपसे पूछा भी गया कि इनका निर्माण किसने करवाया? तो कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और इन्होंने ही जो है शिक्षा का महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त का काल याद रखेंगे, 415 से 455 ईस्वी तक। 415 से 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। पुष्यमित्र का आक्रमण का सामना कुमारगुप्त ने किया था। 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त, 415 से 455 इसका शासनकाल। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने नालंदा महाविहार की स्थापना की और इसके काल में ये शांति इसके काल में रहा और अंतिम समय में पुष्यमित्र के द्वारा कुछ आक्रमण भी किए गए थे। उसके बाद स्कंदगुप्त, 455 से 467। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला और पुष्यमित्र को किसने पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त उस समय उसकी मृत्यु, जब ये पुष्यमित्र को हराकर पराजित करके लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार स्कंदगुप्त को मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए और उसी समय उत्तर पश्चिम का जो प्रांत है, हुनों का आक्रमण यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। शक्रादित्य की उपाधि धारण कैसे की? तो हुनों को पराजित करके। किसको पराजित करके? इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की, तो हुन को पराजित करके। किसने? तो स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। ये चैप्टर ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे स्कंदगुप्त के बाद को गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलता सामना नहीं कर सके और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक जो भी हुए वो हुनों का आक्रमण का सामना नहीं करता है और धीरे-धीरे ये साम्राज्य कमजोर होने लगता है। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। उनका बहुत ही ज़्यादा आक्रमण होता है, उसके बाद ये पतन हो जाता है। देखिए पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसा एक समुदाय था। हुन क्या था? तो हुन का साम्राज्य पार्शिया के से खैतान तक फैला हुआ था। कहाँ से? पार्शिया से खैतान तक। खौतान तक। पार्शिया से खौतान तक इसका साम्राज्य हुनों का खौतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। कहाँ पर? तो हुनों की राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी और इसका फैलाव कहाँ तक? पर्शिया से लेकर खौतान तक था। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह था कौन? तोड़मान था। प्रथम हुन शासक का नाम पूछता है तो प्रथम हुन शासक कौन था? तो तोड़मान था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था और तोड़मान का जो पुत्र था उसका नाम था मिहिर। यह बुद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार को भी नष्ट कर दिया। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी कौन था? तो तोड़मान का पुत्र था मिहिर और यह हुन वंश का था और यह बौद्ध धर्म से घृणा करता था और इसके कारण बौद्ध भिक्षुओं को बहुत बहुत बौद्ध भिक्षुओं को मारा और बिहार का भी इन्होंने नष्ट किया। इसका धर्म शैव धर्म अनुमानित है। अब हम देखेंगे गुप्त शासकों का प्रशासन कैसा था। तो गुप्तों का एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। गुप्त ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं
सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। जो है सैनिक ताकत के दम पर और जो है उत्तर भारत पर जो है ये राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है। और शासन का प्रधान राजा जो प्रजा की सुरक्षा और जो है न्याय करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। ये जो है राजा होते थे प्रजा की सुरक्षा और न्याय करने के लिए जो है न्याय करने के साथ साथ जो है धर्म का संरक्षण भी वो देते थे। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य जिसको अधिकारी कहते हैं वो होते थे। आमदनी जो होता था राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? लगान था। राज्य की समस्त भूमि का जो है भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी। जो भी राज्य में भूमि है वो सारी राजा की संपत्ति मानी जाती थी। अतः उपज का जो है 1/3 भाग जो है उसका जो है अधिकार था। यहाँ पर 1/3 भाग याद रखेंगे। गुप्त में जो है 1/3 भाग राजा का होता था। जो भी भूमि होता था राजा की संपत्ति मानी जाती थी और उपज का 1/3 भाग पर जो है उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। राजा के द्वारा ही जो है भूमि प्रदान की जाती थी। और इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को अपने क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य कर दिया था किया था। समुद्रगुप्त ने क्या तो 12 जो अपने दक्षिण में जीते थे उनको जीत लिया, फिर जो है उनको लौटा दिया और कर देने के लिए बाध्य भी किया था। आगे है कि कर न देने वाले यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। जो कर देने वाले जो शासक होते थे यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। जो कर देने वाले होते थे ये सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत रूप स्वरूप रखता है। जो यहाँ पर गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता है। आगे चलकर जो है ये साम्राज्य के पतन का कारण भी बनता है। यही सामंत जो है साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। यही विकेंद्रीकृत स्वरूप जो है साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। और यहाँ पर जो कर जो देते थे ज़्यादातर जिनको पराजित करके समुद्रगुप्त जो है लौटा देता था क्षेत्र और उससे जो है कर वसूलता था। वो ज़्यादातर जो है शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। जो भूस्वामी अधिकारी होते थे जिनको सामंत कहते हैं वो होते थे। और यही जो है आगे चलकर जो है प्रशासन के विपरीत जो है काम कर किए और शासन प्रणाली जो भी था उसके साथ जो है बहुत ही जो है उसके शासन प्रणाली को गलत और उसके पतन का जो है कारण भी बनता है यही सामंती। आगे है साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहते हैं और समाज की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता था? देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था और दूसरा जो प्रादेशिक इकाई था उसको भुक्ति कहते थे। जो साम्राज्य का सबसे बड़ा इकाई था उसको देश कहा जाता था और जो दूसरा इकाई था उसको क्या कहते थे? भुक्ति कहा जाता था। उसमें जो है मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है और मगध का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भुक्ति मतलब ये दूसरी प्रादेशिक इकाई के रूप में मगध जाना जाता था, जिसको भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। भुक्ति कहते थे और मगध जो है भुक्ति का जो है इसमें उल्लेख मिलता है। भुक्ति के नाम से ही मगध का उल्लेख मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी ऋक कहलाते थे। जो भुक्ति के पदाधिकारी होते थे उसको उपरिक कहते थे। क्या? तो उपरिक कहते थे। और दूसरे नीचे की इकाई जो होते थे जो निपय संभवतः कि जिले के रूप में भी जिसके पदाधिकारी के को जिसके जो पदाधिकारी होते थे जो उसके नीचे होते थे उसको जो है निपय संभवतः जिले के रूप में वो जो नीचा होता था जो भुक्ति के नीचे होता था वो निचला होता था। जिसके पदाधिकारी को विषय पति कहा जाता था। जिसके पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो विषयपति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम होती थी। यहाँ पर आपको याद रखना है पहला याद रखना है बड़ा सबसे जो है होता था बड़ी इकाई देश। दूसरा इकाई जो होता था उसको भुक्ति कहा जाता था, उसमें मगध भी आता है। और तीसरा जो इकाई भुक्ति को जो है भुक्ति में जो पदाधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। भुक्ति में जो पदाधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? उपरिक कहते थे। उसके नीचे जो इकाई होते हैं उसको जो है निपय संभवतः कि उसको जिला के रूप में जाना जाता है। और जिले में जो है सबसे बड़ा पदाधिकारी जो जिला में पदाधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था और सबसे छोटा होता था ग्राम होता था। पहला देश,
दूसरा भुक्ति, तीसरा जिला और चौथा आपका हो गया ग्राम। ये सारे होते थे 4 जो है भागों में इसको बाँटा गया, जो कि सबसे बड़ा हो गया देश, उससे छोटा होता था भुक्ति जिसमें मगध भी आता था। तीसरा होता था जो होता था जिसका तीसरा इकाई जो उसके नीचे तीसरे जो इकाई को होते थे वो जिले होते थे, जिसको निपय भी कहा जाता था। और चौथा आपका ग्राम होता था जो छोटा इकाई होता था। जिला में आपको जो अधिकारी होते थे, पदाधिकारी होते थे उसको उपरी कहा जाता था। और जो भुक्ति के अधिकारी पदाधिकारी होते थे उसको उपरीक कहा जाता था, और जो जिले में पदाधिकारी होते थे उसे विषयपति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। आपको थोड़ा रुक के थोड़ा समझा के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको यहाँ से समझ आधारित क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप यहाँ से बता देंगे। थोड़ा याद भी करने वाली बात है तो आप याद भी कुछ समय में कर सकते हैं। आपको याद ऐसे हो भी गया होगा। अब हम आगे देखेंगे तो कुमारा मात्य जो होते थे प्रदेश का गवर्नर होते थे, और महासंधि विगहिक जो होते थे युद्ध एवं शांति का मंत्री होते थे, और महादंडा नायक जो होते थे वो मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये तीनों जो है आपको याद रखना है। कुमारा मात्य जो होता था क्या था? गवर्नर था। शांति और जो है युद्ध के मंत्री होते कौन थे? तो महासंधि विगहिक होते थे। और महादंड नायक याद रखेंगे, अभी भी महादंड नायक मुख्य आधार जो है न्यायाधीश जो होते हैं महादंडाधिक नायक होते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आपको याद रखेंगे। यहाँ पर 1/3 जो है कर जो है लिए उपज के लिए जाते थे। आगे है कि सीनी अ, सीनियर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी शहर का बेकर या शहर का व्यापारी, जिसको शहर का बेकर या व्यापारी कहते थे। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, जिसको सार्थवाह कहते हैं, वो व्यापारी के कबीले का नेता होता था। प्रथम कुलीक अर्थात जो है मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान लोग जैसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। याद रखेंगे यहाँ पर आपको अ, जो याद है सीनियर प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, पहला सीनियर में जो होता वो नगर श्रेष्ठी था, जो कि शहर और बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। नगर श्रेष्ठी जो कि क्या था? शहर का व्यापारी। सार्थवाह यानी कि व्यापारी के काफिले का नेता कौन? तो सार्थवाह। कुलिक जो प्रथम नेता कुलिक और व्यापारी हो गया। यहाँ पर प्रथम नेता कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार, और प्रथम कायस्थ यानी कि लिपिक। मुख्य शिल्पकार जो होता था वो कुलिक होता था, और कायस्थ जो होता था वो लिपिक होता था। और जो है सार्थ वाह जो होता था वो व्यापारी के काफिलों का नेता होता था। और श्रेष्ठी जो होता था वो होता था क्या? सीनियर प्रशासन में जो है नगर श्रेष्ठी होता था। अब हम देखेंगे जो ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे, और इसका जो चुनाव है ग्राम समिति के लोग क्या करते थे? नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। नगरपति कौन था? तो शहर के जो प्रशासन कैसे चलेंगे इसका जो है प्रधान नगरपति होते थे। इसको भी जानने के लिए कहता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक भारत जो है उत्तर भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली थे। मतलब गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक, गुप्त साम्राज्य का पतन होता है और हर्ष के उत्थान तक जो है उत्तर भारत में 4 राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे। पहला, मगध के गुप्त, जो इनका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं था। दूसरा, कन्नौज के मोखली, कहाँ? कन्नौज के मोखली। और तीसरा है ज्ञानेश्वर के पुष्पभूति, जो पूर्व के उल्लिखित पुष्पभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। और चौथा है वल्लभी के मैत्रक। वल्लभी के मैत्रक। उत्तर भारत में जो है इन 4 राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे। आपसे पूछेगा भी कि जो पुष्पभूति हैं इनका संबंध जो है पूर्व में उल्लिखित
में नहीं है, ये ज्ञानेश्वर के पुष्पभूति थे। दूसरा आपको यह मगध के गुप्त, ये जो है गुप्त वंश से संबंध नहीं था। ये जो है मगध के गुप्त थे, ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे। यहाँ जो है गुप्त साम्राज्य के पतन और हर्ष के उत्थान तक में जो है उत्तर भारत में 4 राज्य का जो है काफ़ी शक्तिशाली में मगध के गुप्त, कनौज के मौखरी, ज्ञानेश्वर के पुष्पति, पुष्पभूति और वल्लभी के मैत्रक के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की जो है बातें आपको बहुत ही बार-बार जो है क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है हर्षवर्धन के बारे में। लिखा गया कि हर्षवर्धन में कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा, और जो है गुप्त वंश का पतन होता है उसके बाद जो है पुष्यभूति वंश जो है इसमें शक्तिशाली अवस्था में रहा है, और इनकी राजधानी ज्ञानेश्वर थी। कहाँ थी? सॉरी, थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर में थी, और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था, और इनका जो है महत्वपूर्ण शासक था वो था कौन? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का राज्यारोहण जो है 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ था। कब? तो 606 ईस्वी में, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया था। पुष्यभूति वंश को किसने कमजोर किया? तो ये शशांक ने इसको कमजोर कर दिया था। 606 ईस्वी में जो है हर्ष बनता है, आपका ये राजा बनता है, और जो है यहाँ पर आपका पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में प्रभाकर वर्धन था, और यहाँ पर यह याद रखेंगे इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। ठीक, आगे है यहाँ पर कि परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इसको मजबूत बनाए रखा। इसने सफल सैनिक अभियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया। पंजाब से लेकर बंगाल तक, ऊपर में आप देखते हैं तो ये पंजाब है, तो यहाँ बंगाल है। बंगाल तक जो है ये स्थापित अपना साम्राज्य करता है। कुछ इतिहासकारों ने के अनुसार जो है कामरूप, जो कि असम के नाम से जानते हैं, जिसको कामरूप पहले कहते थे, कामरूप और कश्मीर के शासक भी उनकी जो है अधीनता स्वीकार करते थे हर्षवर्धन के। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित किया। यहाँ पर याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है हर्षवर्धन को हाथ लगी थी, पराजित हुआ था, तो वो था चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय। कहाँ पर जो है ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था? तो हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण का जो साम्राज्य था उसका जो है साम्राज्य दक्षिण के दक्षिण में भी, दक्षिण के भाग में भी जो साम्राज्य विस्तार करना, नर्मदा के दक्षिण में भी जो वो विस्तार करना चाहता था, लेकिन जो है चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसको जो है हराया गया, उसको जो है पराजित वो हुआ, और जो है यहाँ पर वो इस क्षेत्र में नहीं आ सका। आगे हम देखेंगे, इसमें जो है इसे भी जानने के लिए कहता है कि हर्ष के संदर्भ में हमें उसके राजकवि बाण भट्ट, यहाँ पर देखिए हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त में थे, और राम बाण भट्ट। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है ये, याद रखेंगे। जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो समुद्रगुप्त के बारे में थे, जो और एरेन अभिलेख थे वो समुद्रगुप्त के बारे में थे। यहाँ पर आपको बाण भट्ट के बारे में जानना है, जो कि ये बाण भट्ट जो हर्ष के राजकवि थे, हर्षवर्धन के क्या थे? राजकवि थे, और इनकी कीर्ति है हर्ष रचित। क्या है? बाण भट्ट राजकवि थे हर्षवर्धन के, और इनकी कीर्ति है हर्ष रचित। और समुद्रगुप्त का आप अगर याद किए हैं तो आपको याद होगा कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है आपका अभिलेख में मिलता है वो एरेन अभिलेख है, मध्य प्रदेश, आप याद रखेंगे। और दूसरा जो प्रशस्ति जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन के द्वारा, उनके राजकवि थे, उनके द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन में आपको याद रखना है कि इनके राजकवि बाणभट्ट थे, और इनके द्वारा जो है रचित कीर्ति है वो हर्षचरित है। ठीक, अब यह है कि मधुबन आपको हमने चाहा कि याद कर ले, याद करवा दे आपको। इस जो है व्यू से आपको हमने थोड़ा पीछे ले गए, हम जो है थोड़ा पीछे ले गए उसको आपको बताने के लिए, जो थोड़ा पीछे भी अगर आप तुलना करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन में आपसे क्वेश्चन पूछता भी है।
यहाँ पर लिखा गया है कि उसके बाद जो है मधुबन, खेरा और संजान ताम्रपत्र लेख एवं हेनस्वांग की यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी हर्षवर्धन की मिलती है। यहाँ पर आपको 2-3 बात यहाँ पर अभिलेख जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। एक है मधुबन, वांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र, ठीक? एक जो मधुबन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र है और जो है हेनस्वांग की यात्रा वृत्तांत। किसके शासनकाल में हेनस्वांग आता है? तो वो शासनकाल था किसका? तो हर्षवर्धन का। एक चंद्रगुप्त का था, आप याद पारिए, उसमें फाहियान आया था। क्यों? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनस्वांग आता है और इसके यात्रा वृत्तांत से हर्षवर्धन की आपको जानकारी मिलती है। पहला, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? हेनस्वांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? तो फाहियान। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसके राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट। और इसकी जो है रचना क्या थी? हर्षचरित। इसके जो है ताम्रपत्र कौन-कौन से मिलते हैं ताम्रपत्र में? मधुबन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र। ये जानकारी आपको याद रखने बहुत बार भी आई है। ये जो है जानकारी। अब हम जो है हर्ष के बाद जो है उसके बाद देखेंगे तो हर्ष का झुकाव जो है बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वह अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार एवं कुछ अस्पतालों का भी निर्माण इसने करवाया और इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। ये याद रखेंगे, कन्नौज में जो है 5वीं, चौथी तो आपको याद होगा कि कश्मीर में होता है कनिष्क के शासनकाल में। यहाँ पर 5वीं है, जो 5वीं आपको बौद्ध संगीति करवाता है, वो करवाता है कौन? हर्षवर्धन। कब करवाता है? तो 643 ईस्वी, वो ईस्वी पूर्व था। यहाँ पर 643 जो 100 जो होता है 100 ईस्वी में शायद याद होगा आपको कि 100 ईस्वी जो होता है वो करवाता है आपको कनिष्क। यहाँ पर 600 ईस्वी जो है वो बौद्ध संगीति 5वीं बौद्ध संगीति करवाता है कौन? तो कन्नौज में करवाता है हर्षवर्धन। इसने लगभग 20,000 राजाओं सहित हजार तीर्थयात्री एवं विद्वानों इसमें जो है शामिल होते हैं। हेनस्वांग जो है इस सभा का मुख्य अतिथि था और 5वीं बौद्ध संगीति में कौन मुख्य अतिथि था? तो हेनस्वांग था। इसमें जो है हेनस्वांग ने यात्रा वृत्तांत में इन चीज़ों का जो है अध्ययन किया है। हर्ष की मृत्यु के बाद जो है उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति पैदा होती है। हर्ष की मृत्यु के बाद जो है उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। याद रखेंगे, 1-2 पॉइंट आपको हम पुनः जो है आपको बताते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 5वीं बौद्ध संगीति जो होती है, 5वीं बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? तो 5वीं बौद्ध संगीति होती है हर्षवर्धन के शासनकाल में, पहला। दूसरा आपको याद रखना है कि बौद्ध संगीति आपको कि इसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? मुख्य अतिथि का नाम याद रखना है। ये मुख्य अतिथि के नाम आप याद रखेंगे जो कि हेनस्वांग था। हेनस्वांग क्यों? क्योंकि हेनस्वांग जो है उस समय अपना यात्रा कर रहा था और यहाँ पर आपको याद ये भी रखना है कि ईस्वी कब था? 643 ईस्वी। और चौथा आपको याद होगा, चौथा जो है प्रथम जो शताब्दी था, ईसा की प्रथम शताब्दी थी, जो कनिष्क के द्वारा किया गया था, चौथा बौद्ध संगीति। अगर आप बौद्ध संगीति को एक तरफ से याद रखेंगे तो पहला से शुरू करिए आप। पहला पहला जो बौद्ध संगीति होती है 483 ईस्वी पूर्व, जब उनकी बुद्ध की मृत्यु होती है। यह स्थान था राजगिरी और शासन कौन थे? शासनकाल था अजातशत्रु का और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप। दूसरा याद रखिए आप, दूसरा संगीति जो बौद्ध संगीति हुआ था 100 साल बाद हुआ था, मतलब 383 ईस्वी पूर्व में, और यह स्थान शाली और इसके जो है शासनकाल किसके शासनकाल में? कालाशोक। और इसके अध्यक्ष जो थे वो सवाकामी थे। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति जो होती है वो 255 ईस्वी पूर्व में होती है। कब? 255 ईस्वी पूर्व में, और यह स्थान था वैशाली के बाद जो है पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, तीनों बिहार में, तीन जो है बौद्ध संगीति बिहार में, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पहला के जो शासनकाल थे अजातशत्रु, दूसरे के कालाशोक, तीसरे के अशोक। ये तीनों जो है बिहार में होता है और तीसरे के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और
मोगलीपुत्र तीस जो थे ये तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चौथा जो बौद्ध संगीति होता है बिहार के बाहर होता है, वो होता है कुंडलवन में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में होता है। और ये जो है होता है, इसका काल जो होता है ये है ईसा पूर्व जो है ईसा की प्रथम शताब्दी 100 जो लिखा देता है आपको, 100 कहीं भी लिखा होगा। और इसके जो है शासनकाल कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष जो होते थे वो पशुमित और अध्यघोष थे, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपाधि में थे। यहाँ पर आपको चारों बौद्ध संगीति आपको हमने बताया और पांचवी बौद्ध संगीति को आप यहाँ पर याद रखेंगे, जो हर्षवर्धन के काल में होता है, 443 ईस्वी में होता है, कन्नौज में होता है। इसके जो है मुख्य अतिथि थे हेन स्वांग, और यहाँ पर 20,000 से भी जो है राजा और तीर्थयात्री विद्वान इसमें शामिल होते हैं। थोड़ा समय लगा, आपको हमने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की। तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं हेन स्वांग जो था एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का जो है विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। हर्ष को हेन स्वांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वह शिव और सूर्य का भी उपासक था। हर्ष जो है बौद्ध धर्म का भी उपासक था और शिव और सूर्य का भी उपासक था। यहाँ पर हर्ष का जो है बताया गया है, ये दिख रहे हैं, ये जो पूरा घिरा हुआ है ये हर्ष का क्षेत्र था। ये दक्षिण के क्षेत्र में गया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है इनका हार का सामना करना पड़ा था। हर्ष का साम्राज्य आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे पल्लव एवं चालुक्य को। पल्लव एवं चालुक्य के शासनकाल को, जो कि 550 से 750 वर्ष का ये है। 550 से 750 ईस्वी का पल्लव और चालुक्य का वंश है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश बतापी के चालुक्य और कांची के पल्लव थे हुए। और यहाँ पे दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजा थे, प्रमुख राजवंश के जो थे वो बतापी के जो थे वो बतापी के चालुक्य हुए और कांची के पल्लव हुए। चालुक्य और पल्लव। देखिए, पल्लव के बारे में और चालुक्य के बारे में है कि बतापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम था। कौन? तो बतापी का जो है प्रथम राजा कौन था? तो इस वंश का जो है प्रथम राजा बतापी का वो थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा हुआ। बतापी का जो है सबसे ये बतापी वंश के जो है सबसे महान राजा कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय, और प्रथम राजा हुए थे पुलकेशिन प्रथम, और द्वितीय थे पुलकेशिन द्वितीय, जो महान राजा हुए। 1611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद उसने दक्षिण के राज्यों कदम, गंग, कोकण के मौर्य को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर देखिए, कंदम, गंग, कोकण के मौर्य को जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया पुलकेशिन द्वितीय। और उसके बाद जो है इसके बाद उन्होंने पुरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी पराजित किया। किसको? तो पुरी, मालवा और गुजरात के राजा जो थे उनको भी पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए वो अधीन कर लिया। अपने अधीन उन्होंने उसको कर लिया, मालवा और पुरी और गुजरात के राजा को। पुलकेशिन की सबसे बड़ी जो है विजय होती है हर्ष के विरुद्ध, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहता था। और इसकी चर्चा हमने पहले भी की है कि उसकी जो है हार होती है, किसकी? हर्ष की। और यहाँ पर जो है हर्ष पर विजय जो कौन प्राप्त करता है? पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद जो है हर्ष की विजय प्राप्त करने के बाद वो पथ स्वामी की उपाधि धारण करता है। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसको हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की? हर्षवर्धन को हराने के बाद। पुलकेशिन द्वितीय जो है अब कांची, जो कांचीपुरम, जो कांची के नाम से जाना जाता है, कांचीपुरम के पल्लवों को भी जीतना चाहता था। कांचीपुरम के पल्लव को भी वो जीतना चाहते थे। उस समय जो है, इस समय पल्लव के शासक जो थे नरसिंह
वर्मन थे, नरसिंह वर्मन थे, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? तो पल्लव के राजा थे और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को क्या किया? तो पराजित कर दिया। और यह जो है कांचीपुरम के पल्लव को भी जीतना कौन चाहता था? पुलकेशिन द्वितीय। और उसके राजा थे कौन? तो नरसिंह वर्मन। उन्होंने पल्लव के जो राजा के शासन के रूप में काम करते थे और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप। उसके बाद जो है नरसिंह वर्मन ने वातापी, जो कि आंध्र प्रदेश के बादामी वादामी आंध्र प्रदेश आप जानते हैं, वातापी के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी उन्होंने जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय जो है युद्ध करते हुए मारा गया। यहाँ पर जो है किसकी हार होती है? पुलकेशिन द्वितीय की। और युद्ध करते हुए जो है वो मारा भी जाता है। और यहाँ पर याद रखेंगे, जो पुलकेशिन द्वितीय की हार होती है नरसिंह वर्मन के हाथों। ये जो थे पल्लव के राजा थे और पल्लव को जीतने के लिए, कांचीपुरम को जीतने के लिए उन्होंने जो है लड़ाई किया और लड़ाई में जो है वो मारे गए। और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि पल्लव के राजा और पुलकेशिन द्वितीय जो थे, ये कहाँ के राजा थे? वातापी के राजा। आपको वातापी के राजा जो थे पुलकेशिन द्वितीय थे। देखिए वातापी को भी उन्होंने किसने जीत लिया? वातापी, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश को भी उन्होंने जीत लिया। कौन? तो नरसिंह वर्मन ने। ये कौन थे? तो ये थे आपको पल्लव के राजा। और किनको हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय को, और युद्ध में ही वो मारे गए। अब हम देखिए इसको जानने के लिए कहता है कि परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्य स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पर जो है रवि कीर्ति के द्वारा रचित जो है ऐहोल अभिलेख है। क्या है? रचित ऐहोल अभिलेख। और एरन अभिलेख जो था वो था किसका? तो एरन अभिलेख में आपको मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। और यहाँ पर ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी इस अभिलेख में मिलता है। ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है लिखा गया रवि कीर्ति के द्वारा। इनके जो है दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। और जो है हर्ष पर जो है विजय का जो है अभिलेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन के द्वितीय के द्वारा जो है हर्ष को पराजित किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया था। 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहला, हर्ष का जो है पतन की कीर्ति जो है कहाँ लिखी गई है? ऐहोल अभिलेख में। किनके द्वारा लिखी गई? तो कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई। ये किसके कवि थे? दरबारी कवि पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? वातापी के राजा थे। जो है इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। और यह जो मारे गए कब? तो लड़ते हुए नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लव के राजा थे। और उन्होंने पल्लव जो था वो वातापी को यहाँ पर जीत भी लिया और पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है लिखा गया पल्लव। अब पल्लव के बारे में है। दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्होंने छठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित किया। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, छठी शताब्दी में। इनका प्रभुत्व जो है तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रखा। तो कब से प्रभुत्व जो है तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों से के साथ इनका सदैव संघर्ष चलता रहा। कहाँ? तो उत्तर में अवस्थित चालुक्य था और दक्षिण में चोल और पांड्य थे। इनसे जो है इनका संघर्ष चलता रहा। उत्तर में कौन? तो चालुक्य। और दक्षिण में कौन? तो चोल और पांड्य। याद रखेंगे। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। आगे ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, ये आपका पल्लव और चालुक्य काल भारत का चित्र है। जो पल्लव का चित्र आप देख रहे हैं, ये जो चित्र था ये पल्लव का चित्र, दक्षिण का चित्र जो पल्लव का था। और यहाँ पर आपको जो चित्र था चालुक्य का, पश्चिमी जो ये देख रहे हैं ये चालुक्य का था। अब हम नीचे देखेंगे। दक्षिण भारत के जो 320 से 800 ईस्वी के क्षेत्र को दिखाया गया है। पल्लवों का प्रथम जो है महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। और पल्लवों के प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो महेंद्र
बर्मन प्रथम, महेंद्र बर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक इनका काल था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। किसने? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के जो प्रथम शासक थे, प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र बर्मन को पराजित कर दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित कर दिया? महेंद्र देव बर्मन के पुत्र नरसिंह बर्मन ने पराजित कर दिया था। ये लिखा गया है कि महेंद्र देव बर्मन महेंद्र बर्मन का पुत्र नरसिंह बर्मन एक महान योद्धा था। उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसे वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और इसने क्या किया? वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। एक याद रखेंगे, आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है। पुलकेशिन जो है जब हराता है किसको? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन को हराता है तो वो उत्तरापथ स्वामी का जो है धारण करता है। उत्तरापथ स्वामी का जो है उपाधि धारण करता है, हर्ष को हराता है तो। और जब जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जो जब पुलकेशिन द्वितीय को जो नरसिंह देव बर्मन जो हराता है, तो ये किसका उपाधि धारण करता है? तो ये बतापी कुंड का उपाधि धारण करता है। किसका? तो बतापी कुंड का जो है उपाधि धारण करता है। आप एक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़े थे कि उसने जो जब क्या किया? जब किसको हराकर अपना जो है शासन में अपना राजा बन जाता है, तो रामगुप्त को भी मारता है और शुंग के जो राजा थे उसको भी मारता है। तब वो जो है विक्रमादित्य का जो है धारण उपाधि करता है। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार-बार क्वेश्चन जो है हम इसीलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप ये समझें कि आप यहाँ पर देखिए, जो है ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए। द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब? जब उसने क्या किया? जब उसने यहाँ पर पश्चिमी के जो राजा थे बंग को उसने जीता, और उसके बाद जो है राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन ले गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि यहाँ पर धारण करता है। और यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, प्रभावती से उन्होंने शादी कर लेता है, और बकाटक नरेश जो रुद्र सेन द्वितीय की जो है उनसे जो है सामरिक रूप से अपना प्रभावशाली क्षेत्र होता है। और पश्चिमी क्षत्रक रुद्र सिम्हा तृतीय को जो है उसने 395 में पराजित करता है और बंग को जीतता है। और यह क्या करता है? तो पश्चिम से पूरब तक, अरब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यह अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से उज्जैन तक स्थापित करता है। और चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ये इतने काम करने के बाद जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि धारण करता है। और यहाँ पर जो है उत्तराधिपति का जो है उपाधि जो है पुलकेशिन द्वितीय धारण करता है। और जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्ष को मारने के बाद, और जो है पुलकेशिन द्वितीय को मारने के बाद जो है नरसिंह वर्मन जो है वो किसका उपाधि धारण करता है? तो ये बतापी कोंड का उपाधि धारण करता है। ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो है रथ मंदिर का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। रथ मंदिर का चित्र है। पल्लवों की अब सांस्कृतिक उपलब्धि को हम देखेंगे, तो पल्लवों की द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लव को किस संस्कृति के रूप में जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के जो है संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। जो पल्लव की राजधानी थी कहाँ? तो कांचीपुरम में, और महाबलीपुरम में जो है इनके साक्ष्य मिलते हैं, उदाहरण वास्तुकला के मिलते हैं। और द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में पल्लव को जाना जाता है। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। पल्लव ने क्या किया? तो वास्तुकला को जो है काष्ठ और कांदरा कला से मुक्त किया। इसके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियाँ का विकास हुआ। याद रखेंगे, पल्लव के समय जो है द्रविड़ शैली विकसित होती है। उसमें कांचीपुरम, महाबलीपुरम में देख सकते हैं कैसा जो है उदाहरण आपको मिलता है, और जो है वास्तुकला का उदाहरण मिलता है। और ये जो है काष्ठ और कंदरा शैली को जो है कला को उन्होंने मुक्त किया, और जो इसमें जो है 4 शैलियाँ विकास इसमें मंदिर में होती है। इसमें रथ शैली मंदिर के महाबलीपुरम में बने आपको दिखाई देते हैं। रथ शैली महाबलीपुरम में बने हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में रथ के तरह लगता है। और अन्य शैली में जो है टटिया मंदिर और कांची के कैलाश
नाथ मंदिर महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि कांची के कैलाश नाथ मंदिर और जो है शैलियों में, अन्य शैलियों में जो है तटीय मंदिर और कांची के कैलाश नाथ मंदिर, ये जो है दिख रहे हैं, ये कैलाश नाथ मंदिर हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिलते हैं जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। आप यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं काष्ठ कला क्या है? तो काष्ठ कला जो है मंदिर निर्माण का वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी का प्रयोग प्रधानता था। लकड़ी का प्रयोग जो है काष्ठ कला में होता था। इस कला में जो है मंदिरों के दीवार, बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता था। इसके जो है दीवार, बीम, छत का निर्माण में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये काष्ठ कला होता था। ये जो है विविध रूप से लकड़ी का उपयोग प्रधान रूप से किया जाता था। अब द्रविड़ शैली को देखेंगे, तो द्रविड़ शैली में जो है मंदिर दक्षिण भारत, जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली इसमें जो है मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में बना होता था। इसमें जो है आयताकार जो होता था आपका आधार होता था, और शिखर जो होता था वो गर्भगृह में, जो यहाँ पर ये गर्भगृह है, तो इसके ऊपर में जो है ये शिखर होता था, और ये जो है गर्भगृह है, ये गर्भगृह है, तो इसके शिखर इसी में होते थे। ऊपर जो है यहाँ पर गर्भगृह है, तो शिखर जैसे ऐसे करके मंदिर को आप देखते भी हैं कि कैसा है। और उसके बाद जो है गर्भगृह के अनेक खंडों जो है ऊपर जो है ऊपर अनेक खंडों में बना होता था। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता था। ऊपर का जो है प्रत्येक खंड जो है, यहाँ पर एक मंदिर का जो खंड है, दूसरा जो है इससे छोटा होगा, तीसरा इससे छोटा होगा, बड़ा से जो है छोटे के रूप में होता था। शीर्ष भाग में गुंबद के आकार के कई स्तूपिकाएँ होती थी। जो शीर्ष भाग मंदिर का देखते हैं आप, तो यहाँ पर स्तूपिकाएँ आपको दिखने को मिलती है। और आगे चलकर मंदिर के साथ-साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा या गोपुरम जो प्रवेश द्वार बनाए गए। उसके बाद जो है स्तंभ युक्त गलियारा, गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता है, वो भी बनवाए गए थे। आगे है, पल्लव ने संस्कृत एवं तमिल भाषा की संरक्षण प्रदान किया। किसको? तो तमिल और संस्कृत को संरक्षण प्रदान करता है। और महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। महेंद्र वर्मन क्या था? स्वयं एक विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत एवं शैव संतों, शिव भक्त का भी जो है सम्मान प्रदान किया गया। जो वैष्णव संत होते थे पल्लव के समय में, उनको भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों के ने आगे चलकर जो है दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। और यहाँ पर दक्षिणापथ में जो है चालुक्य का स्थान राष्ट्रकूट लेता है, और जो है दक्षिण भारत में चोल जो है पल्लव का स्थान ले लेता है। चोल किसका? तो पल्लव का। चालुक्य जो है वो चालुक्य का जो है स्थान राष्ट्रकूट ले लेता है। यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत में राज्यों का स्थानीय स्वशासन कैसा था। तो उस समय जो है ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। पहला और सभा और नरगम। यहाँ पर याद रखेंगे ग्रामीण स्तर पर 3 संगठन, और सभा एवं नरगम नर नगरम। जो और सभा और नगरम जो होता था वो ग्रामीण स्तर का संगठन था। और सभा और नगरम याद रखेंगे। दक्षिण में जो है स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार के ग्रामीण स्तर में मिलते हैं संगठन, जो पहला और सभा और नगरम। और के सदस्य जो होते थे सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। जो और के सदस्य होते थे वो प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामी इयों का संगठन भी कहा जाता था। जो ऊर होते थे उसको ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। 3 स्तर में एक ऊर, सभा और नगरम था, और उसमें जो है एक ब्राह्मण जो होता था वो भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। इसे जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो इसमें सदस्य होता था ऊर होता था। सभा के कई उप समितियों में विभक्त थी। सभा जो थी ये सभी ऊर था। एक जो है सबसे जो है प्रभावशाली व्यक्ति, दूसरा सभा है। सभा जो था वो कई उप समितियों में विभक्त थी, जिनका कार्य सिंचाई का जो है साधन विकसित करना, खेती-बाड़ी बड़े जो है कामों को देखना। जो है ऊर होते थे वो क्या होते थे? ब्राह्मण। ये जो है भूस्वामियों का जो है भूस्वामियों
का संगठन भी कहा जाता था ऊर को। और यहाँ पर दूसरा है सभा, जो कि कृषि के लिए, खेती-बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, विभिन्न कामों को देख-रेख के लिए, घर, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखभाल, शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था का कार्य जो है मुख्य काम रूप से किसका, तो सभा का होता था। ये कई जो है उप समितियों में बँटा हुआ था। तीसरा आपका है नगरम। नगरम जो होता था वो व्यापारियों का संगठन होता था। पहला ब्राह्मण का, दूसरा जो होता था सभा, कई जो है उपसभापति इसमें होते थे। इसमें जो है सभी काम जो करने वाले, जैसे कि कामों को देखना, सड़क, नाला, स्थानीय मंदिर, खेती-बाड़ी, विकसित सिंचाई, ये सारे काम जो है सभा का। तीसरा जो होता था नगरम, ये व्यापारी का संगठन था। ये व्यापारी का संगठन था। इसमें जो है इस शक्ति पर जो है इस पर जो है शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें जो है जो शक्तिशाली भूस्वामी होते थे, जो आपको भूस्वामी का संगठन का जो है किसको कहा जाता था? ब्राह्मण को। इसमें जो ब्राह्मण भी आते थे, जो ब्राह्मण होते थे, भूस्वामियों का संगठन, इनको कहा जाता था ब्राह्मण को। और ब्राह्मण भी इसमें आते थे, किसमें? व्यापारिक में, नगरम में। और इसमें भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, किसमें? नगरम में। और ये संस्थाएँ आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई। याद रखेंगे, जो है स्वशासन कैसा था? स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्तर पर 3 भाग में। कौन-कौन? और सभा, नगरम। और में कौन? तो भूस्वामी, जो ब्राह्मण के भी नाम से भी जाना जाता है। ये जो सदस्य होते थे सामान्यतः प्रभावशाली होते थे। दूसरा सभा, सभा में होता था जो बौद्ध उपसभापति होता था, समिति होता था। और इसमें जो है कार्य के लिए जो है इसका जो कार्य होता था, सिंचाई का साधन विकसित करना होता था, खेती-बाड़ी से जुड़े नियम जो है, विभिन्न काम जो होते थे, सड़क का निर्माण होता था, स्थानीय मंदिर की देखभाल होता था, शिक्षण संस्थानों और बाज़ारों की व्यवस्था होती थी। ये सारे काम जो है सभा का होता था। नगरम का क्या काम था? नगरम जो था वो व्यापारिक संगठन था। और जो है इसमें जो है शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का इसमें नियंत्रण था। और ये जो है आगे चलकर और भी शक्तिशाली हुआ। अब है नालंदा महाविहार। थोड़ा ये जो है चैप्टर लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर समझ कर पढ़े होंगे, आपको हम जो है बता सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार जो है आप पिछले अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में विद्यार्थी जो है गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा जो है समाज में कैसे सही रास्ता उसको दिखाते थे। धीरे-धीरे जो है यह ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। और ज्ञान पर धर्म एवं कर्म का अंधविश्वास का प्रभाव जो है बढ़ा। ऐसी परिस्थिति में नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी बिहारशरीफ, उदंतपुरी कहाँ पर है? जो है उदंतपुरी आपका बिहार शरीफ में है। नालंदा कहाँ है? नालंदा विक्रमशिला जो है भागलपुर में है। कहाँ पर है? भागलपुर। विक्रमशिला जो है भागलपुर में है। नालंदा में जानते हैं है। और यहाँ पर जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होती है। 3 नाम याद रखेंगे, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ में है। यहाँ पर इसमें जो है नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। नालंदा महाविहार का क्या है? विशेष स्थान है, जो कहाँ पर है? नालंदा जो है दक्षिण बिहार के राजगिरी के निकट में स्थित है। कहाँ पे? राजगिरी के निकट में दक्षिण बिहार में नालंदा स्थित है। इसके अवशेष जो है मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गाँव में दूर-दूर तक बिखरे हुए हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि दक्षिण बिहार में राजगिरी के निकट में है नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है ह्वेन-त्सांग का विवरण एवं उसके जो है अवशेष आज भी विद्यमान हैं, उससे मिलते हैं। ह्वेन-त्सांग जो कि आपको हर्षवर्धन के काल में आता है। और इसके समय जो है इसकी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी आपको मिलती है। जो इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत क्या था? अनुदान में मिले 200 गाँव। इसके अतिरिक्त जो है इसके कुछ राजकीय अनुदान का और विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए जो है प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश-विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनके विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिसके जो है
जिससे उनके ज्ञान एवं आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित एवं जो है व्यवस्थित ढंग से होती थी। हेन-त्सुआंग जब शिक्षा ग्रहण करने आए, तब जो है उस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? शीलभद्र थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हेन-त्सुआंग के समय जो है यहाँ के आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। क्वेश्चन बार-बार आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। देखेंगे बिहार के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको याद रखना है राजगिरी में ये कुछ राजगिरी के क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर जो है जब हेनसोंग पढ़ने आया था, वहाँ पर जो है उसके आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। और इत-सिंह भी यहाँ पर 10 साल रहा था, चीनी यात्री था। और यहाँ पर विश्वविद्यालय में सबसे जो है विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की जो है तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे एवं विचार-विमर्श भी करते थे। उसमें जो है लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक व्यावहारिक तथा विज्ञान एवं कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल जो है विभिन्न पंथों, वेदों जो कि अथर्ववेद करके विशेष करके अथर्ववेद जो इसमें जो है विशेष रूप से विशेष बल जो है विभिन्न पंथों, वेदों जो कि वेद में आपको अर्थ विशेष रूप से सांख्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही जो है उपाधि उनको डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध जो है लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक हर्षवर्धन एवं पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। जो गुप्त शासक था और हर्षवर्धन और पाल शासक जो थे, इनसे संरक्षण प्रदान था। लेकिन 11वीं सदी और 11वीं और 12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में 1197 से 1203 में 1197 से 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया। आपसे पूछा भी जाता है कि इसका क्रम कब है, तो बंगाल विजय के दौरान जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जाता है। काल आप याद रखेंगे 1197 से 1203 और इसको नष्ट कर दिया जाता है और पूरी संस्था को जला दिया गया। लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है और इसको जो है स्रोतों के आधार पर इसको अमान्य कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, आपको 4-5 क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे बार-बार जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? बहुत आपको हमने याद ही करवा दिया होगा, आपको याद होगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। रवि कीर्ति याद रखेंगे, रवि कीर्ति किसके? पुलकेशिन द्वितीय। दूसरा हरिसेन, कालिदास तो नहीं है होगा, अमर सिंह तो नहीं ही है, हरिसेन जो है इसके आंसर है। अब है हर्षवर्धन किस वंश का जो है राजा था? यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो पुष्यभूति था उस वंश के राजा कौन हुए थे? हर्षवर्धन। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त थे। गुप्त वंश के राजा जो थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और यहाँ पर जो है मौखरी वंश के राजा नहीं, जबकि पुष्यभूति थे हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के राजा थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हम दिखा ही देते हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। ये जो देख रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो है पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में और रहा और इनकी जो है राजधानी थानेश्वर थी और इसका जो है पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का जो है राज्यारोहण होता है 606 ईस्वी में। तो सबसे प्रमुख शासन कौन था? तो सबसे प्रमुख शासक जो था यहाँ पर प्रभाकर वर्धन था और इसके समय में ही जो है हर्षवर्धन का राज्यारोहण होता है। और यहाँ पर जो है जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था, परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इसको क्या किया?
मजबूत और स्थिर बनाया। तो पुष्पवती वंश के कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। तो आपको यहाँ पर हमने डिटेल में फिर से बता दिया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन कि मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? फिर से आपको हम ले चलेंगे ऊपर की ओर, ताकि आप फिर से आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन, ये 4 क्वेश्चन के जो ये ऑप्शन हैं, ये आपको हमने एक तो यहाँ पर हर्षवर्धन को काट दे दिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होंगे, इसके जो है ईसवी पूर्व के काल के हैं, और यहाँ पर है चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए थोड़ा हम आपको इसका डिटेल आपको बताते हैं। मेहरौली के जो ये मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। लौह स्तंभ जो है किस राजा के? तो यहाँ पर सिर्फ चंद्र लिखा था। आप जो है लौह जो स्तंभ में उसमें क्या है? सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है, लेकिन माना क्या जाता है इसके बारे में हम जो है यहाँ पर देखेंगे। जो डिटेल में आपको यहाँ पर बताया भी गया है चंद्रगुप्त के बारे में। चलिए 1 मिनट आपको हम यहाँ पर दिखा ही देते हैं। जो ये देखिए, जो चंद्र है, ये चंद्र नाम यहाँ पर स्तंभ में लिखा गया है, और इसका उल्लेख जो है किसके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से समझा जाता है। आप समझ गए होंगे, आपको चंद्रगुप्त मौर्य देता है, चंद्रगुप्त देता है, चंद्रगुप्त द्वितीय देता है, हर्षवर्धन देता है। अब आप यहाँ से गलती कभी नहीं कीजिएगा। ये आपको जानते हैं, फोटोजेनिक जो माइंड होता है वो जल्दी कनेक्ट करता है, आप भूलिएगा नहीं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को अब आप नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको चित्र के साथ आपको हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है कि इन्होंने ये स्तंभ बनवाया था। ये स्तंभ जो है इनके याद में बनवाया गया था। एक वीर राजा के रूप में जो है याद किया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, इस लेख में जो है बताया गया है। और यहाँ पर जो है आप को अब हम तीसरे चौथे क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। चलिए, अब है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? देखिए क्या था, तो राजा के कहने पर गलत, पैसा लेकर गलत, राजा के कर्मचारियों के गलत, सवाल पूछकर, जांच परीक्षा के द्वारा जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। पांचवा देखेंगे, एडोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? आपने ऊपर पढ़ा कि एक था जो एहोल अभिलेख, एक हो एडोल अभिलेख, इसकी जो है किस राजा की प्रशस्ति? तो आपने पढ़ा रविकीर्ति के बारे में, एक आपने पढ़ा बाणभट्ट के बारे में, एक आपने पढ़ा हरिसेन के बारे में। हरिसेन आपको याद होगा पहला समुद्रगुप्त, बाणभट्ट याद रखिएगा जो हर्षवर्धन, और तीसरा है रविकीर्ति जो कि एलोर जो है अभिलेख में आपको मिलता है। किसका? तो इसका पुलकेशिन द्वितीय का। ये आपको समुद्रगुप्त में हरिसेन, हर्षवर्धन में बाणभट्ट, और पुलकेशिन द्वितीय में रविकीर्ति, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। एरोल अभिलेख में जो है राजा की प्रशस्ति में जो है पुलकेशिन द्वितीय की मिलती है। तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपको हमने लगभग लगभग जो है याद कराने की कोशिश की। एक बार दो बार आप पुनः देखिएगा ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो नहीं ही भूलेंगे। जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जो है आप करिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ये जो वीडियो आपका जो चल रहा है ये सीरीज आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।